So, good morning, my dear students. Today we are going to discuss a new chapter, chapter 3, Money and Credit, class 10th Economics. So, before we start this topic, we have to know what is money. So, money is a medium of exchange and store of वैल्यूज. ओके, मतलब मीडियम होता है जहां से हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं चीजों को, साथ ही साथ इस पर्टिकुलर मीडियम की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. ठीक है. सो अब एक दिमाग में एक नया थॉट भी आएगा कि what happened when the money was not introduced. In that case, उस टाइम पे हम लोग यूज करते थे that called barter system. अब ये barter system होता क्या था? barter system में क्या होता था? There is the exchange of goods or commodities बोल सकते हैं. ठीक है. यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से जो मटेरियल लेता था वो दूसरी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था. जैसे सपोज टू बी ए पर्सन है जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बी फुलफिल कर सकता है, तो एक दूसरे पे इनकी डिपेंडेंस होती थी. ठीक है. सो इसमें क्या है प्रॉब्लम? डबल कोइन, यहां एक टर्म बनता है दैट कॉल डबल कोइंसिडेंस. व्हाट इज द डबल कोइंसिडेंस? इट्स मीन दैट एट द सेम टाइम द पीपल आर एग्री, लाइक ए और बी मैंने बताया, दे आर एग्री टू एक्सचेंज देयर कमोडिटीज. ओके, तो दिस सिचुएशन इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. वापिस रिपीट कर रहा हूं, दैट इज अ सिचुएशन वेयर बोथ द पार्टीज हैव टू एग्री टू एक्सचेंज देयर कमोडिटीज विद ईच अदर. साथ ही साथ देयर इज अ प्रॉब्लम. जो बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम हुआ करता था. प्रॉब्लम क्या? लाइक दे हैव सम लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में जो लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन क्या थी? ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूम करता है बहुत ज्यादा. ठीक है. बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट अ पर्सन हु इज रेडी टू एक्सचेंज हिज और हर कमोडिटीज एज पर आवर रिक्वायरमेंट. हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें उस पर्सन को ढूंढना पड़ता है जो हमारी गुड्स या हमारी कमोडिटीज से अपनी कमोडिटीज को एक्सचेंज कर ले. ओके. एंड जो एप्रोप्रिएट वैल्यूज होती हैं वो हमें नहीं मिल पाती हैं. ठीक है. जैसे अगर एक्सचेंज करना है 1 kg ऑफ वीट, और वीट के लिए मुझे एक्सचेंज करना है, मुझे चाहिए शूज, तो उसके लिए आई नीड टू फाइंड आउट अ पर्सन. पहली बात. दूसरा, इट माइट बी पॉसिबल वो 1 kg वीट ना लेके वो मांग रहा हूं मैं से 5 kg वीट. ठीक है. तो मुझे उसकी जो वैल्यू होती है वो प्रॉपरली पता नहीं चल पाएगी. ठीक है. सो दिस इज द लिमिटेशन. बार्टर सिस्टम का क्या हुआ? टाइम कंज्यूमिंग है और जो अप्रोप्रिएट वैल्यू है वो हमें पता नहीं चलती. साथ ही साथ देयर इज एब्सेंस ऑफ मनी. So these are the three major limitations of barter system. Okay. Now, अब barter system जो था इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी. अब इस प्रॉब्लम की वजह से मनी को इंट्रोड्यूस किया. ठीक है. जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ तो मनी में पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ वो कुछ पर्टिकुलर कुछ कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए. कॉइन्स हो सकते थे, गोल्ड कॉइन थे, सिल्वर, ऐसे कुछ कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए.
ये हमारे हिस्टोरिकल पीरियड में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं मॉडर्न करेंसीज की बात करूं तो मॉडर्न करेंसी के अंदर, मॉडर्न में बात करें तो कॉइन्स है, यानी मेटेलिक कॉइन्स है और पेपर नोट्स है। ये हमारे पास मॉडर्न करेंसी का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइक व्हाई दैट मनी इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल। दैट एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल, देयर आर टू मेजर रीजन। दैट इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी किसी भी नेशन की जो गवर्नमेंट है वो उसको ऑथराइज करती है, ठीक है। एंड इट इज इशूड बाय आरबीआई, दैट इज अ बैंकर ऑफ बैंक्स, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दीज आर द टू रीजंस व्हाई द मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, नाउ इसके आगे चलें तो यहां पे एक चीज आती है, लाइक हम लोग जिसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। अभी डिमांड और डिपॉजिट दो वर्ड है, लेकिन इसको यहां कंबाइन एक टर्म दी है। लाइक whenever we having the surplus money, इस मनी को हम लोग क्या करते हैं, nowadays what we use to deposit in banks। हम लोग क्या करते हैं, इनको बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं। और बैंक्स में डिपॉजिट करने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास सेफ है पैसा बैंक के अंदर, और हमें साथ ही साथ बैंक क्या करता है, इसमें पर्टिकुलर इंटरेस्ट हमें देता है, एक फिक्स एक इंटरेस्ट रेट है वो देता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई पीपल यूज टू डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक्स। सो बैंक्स में डिपॉजिट करने के साथ साथ लाइक वी कैन विड्रॉ, हम लोग अपना जो पैसा हम लोगों ने बैंक में जमा किया है, वी कैन विड्रॉ दैट मनी एज पर आवर डिमांड। सो दैट्स व्हाई वी कॉल डिमांड डिपॉजिट। जो मनी जो हम लोगों ने बैंक में जमा कराया था उसको हम लोग इसीलिए डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, बिकॉज एज पर आवर डिमांड वी कैन विड्रॉ दैट मनी फ्रॉम द बैंक, ठीक है। और मैंने बोला बैंक में हम लोग क्यों जमा करा रहे हैं पैसा, बिकॉज वहां सेफ है, सिक्योर है, प्लस हमें बैंक एक इंटरेस्ट देता है। अब यहां पर बैंक हमें इंटरेस्ट देगा क्यों, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा टर्म बता देता हूं, दैट इज चेक। चेक क्या होता है, चेक इज अ पीस ऑफ पेपर which instruct the bank to give a particular amount to whose name is mentioned on the check। यानी चेक पे जिसका नाम लिखा हुआ होता है उसको बैंक वो पैसा ट्रांसफर करता है। इसमें मनी का कोई फिजिकल मूवमेंट, यानी मनी डायरेक्टली कहीं पर भी मूव नहीं करती है, ये बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं कि बैंक का क्या रोल होता है। अब ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बैंक हमें इंटरेस्ट क्यों देता है, ठीक है। डिपॉजिटर, बीच में हमारे पास है बैंक, और यहां पर हमारे पास है जो इसको लोन चाहिए, क्रेडिट चाहिए, ठीक है। सो मैंने बताया कि डिपॉजिटर कुछ अपना जो भी उसके पास सेविंग होता है, यानी कि जिसको मैंने अभी टर्म दिया था सरप्लस, उस सरप्लस को बैंक में जमा करता है। क्यों जमा करता है, रीजन क्या बताया था मैंने अभी, रीजन बताया था बिकॉज उधर वो अमाउंट सेफ होता है और साथ ही साथ बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, ठीक है। सो बैंक क्या करता है, यहां मीडिएट करता है, किसके बीच में, डिपॉजिटर और क्रेडिटर के बीच में मीडिएट करता है। तो बैंक क्या बोलता है, इन जनरल जो हम लोग अभी बात करेंगे वो सेविंग अकाउंट को लेके बात करते हैं। सेविंग अकाउंट में डिपॉजिटर को एक मिनिमम बैलेंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। मिनिमम बैलेंस कुछ भी हो सकता है, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। हो सकता है 500 से लेके
2000 तक हो, ठीक है, और हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है। कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जहां पर 10,000 का मिनिमम कैश बैलेंस रखना जरूरी होता है। सो बैंक्स क्या करते हैं, ये जो मिनिमम कैश बैलेंस होता है, ठीक है, इसका 15% तो ये लोग बैंक में रखते हैं अंदर, और इसका 85% अमाउंट जो होता है ये लोन और अदर एक्टिविटीज में पैसा लगा देते हैं। यानी क्रेडिटर को लोन की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर वो लोग उसको लोन देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस समझ में आया। अब मैं सिर्फ बात करूंगा बैंक और क्रेडिटर का क्या रिलेशन होता है। यहां पे जो क्रेडिटर होता है इसको कुछ टर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। इस टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, टेन्योर कितना होगा, कितना ड्यूरेशन के लिए लोन दिया गया है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको देने होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर, उसको अपना एड्रेस, ठीक है, अपनी कुछ आइडेंटिटी और प्लस कोलेटरल देना होता है, ठीक है। दीज आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बिहाफ पे ही बैंक उसको लोन देता है। अब यहां पर एक टर्म आ गया कोलेटरल, ये थोड़ा देर में मैं डिफाइन करता हूं, उससे पहले मैं ये बता देता हूं, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या होता है, बैंक के पास डिपॉजिटर के सपोज मान लेते हैं 100 रुपीज जमा है। इस 100 में से बैंक क्या करेगा, 85% जो होगा अमाउंट यानी 85 रुपीज है वो लोन एक्टिविटी में लगा देता है। लोन के लिए ये बोला कि जब आप मुझे रीपे करोगे तो 85 प्लस 15 रुपीज पे करोगे। ये जो 15 रुपीज है ये क्या हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। तो ये 85 रुपीज किसका पैसा है, ये तो डिपॉजिटर का अमाउंट है, ठीक है। तो डिपॉजिटर को तो एज इट इज ये पैसा देना ही है। तो बैंक क्या करता है, इस 15 रुपीज को मीडिएट करने का काम करता है। ये 15 रुपीज क्रेडिटर ने अपने काम के लिए मतलब ये 85 रुपीज लिए थे, अब वो इसमें 15 रुपीज ऐड करके एज पर द टेन्योर ये बैंक को वापस करेगा। बैंक क्या करेगा, इस 15 रुपीज को लेता है और इस 15 रुपीज में से कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज जो अगर सपोज हम लोग मानते हैं वो जो परसेंटेज होगा काफी कम होता है। तो मैंने बोला कि इसमें सपोज टू बी 1 रुपीज दे दिए, ठीक है। तो बैंक के पास कितना इनकम आ गया, 14 रुपीज। अब 14 रुपीज बैंक की इनकम होती है किस काम के लिए, वो डिपॉजिटर और क्रेडिटर के बीच में मीडिएट कर रहा था, इस चीज की इनकम इसके पास होती है, ठीक है। सो जो बैंक है काफी मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी लोन जो होगा वो देने का काम बैंक का होगा और जो डिपॉजिट का अमाउंट है उसको सिक्योर रखना, उस पर इंटरेस्ट देना, ये बैंक का काम होगा, ठीक है। अब बैंक जो है वो सिर्फ ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है या इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसके ऊपर भी एक सुपरवाइज फंक्शनिंग है। यानी एक सुपरवाइज जो इसकी पूरी फंक्शन को काम करवाता है, कैसे करना है। देयर इज अ इंस्टीट्यूशन दैट इज आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि सबसे पहले इट इशूज करेंसी, ये करेंसी को इशू करता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड, इट सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। एफएससी का फुल फॉर्म फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में कौन से होते हैं, यहां पर आते हैं बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, ठीक है। ये आते हैं किसमें, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आरबीआई होता है वो इंपॉर्टेंट चीज को मॉनिटर करता है। मॉनिटर क्या करता है कि बैंक्स प्रॉपरली जो मिनिमम कैश बैलेंस होना चाहिए बैंक में वो मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका काम भी कौन करता है, आरबीआई करता है। मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन अगर बैंक कर रहे हैं तो उसको चेक यानी
चेक करने का काम करता है, ठीक है। फोर्थ अगर देखते हैं तो फोर्थ के अंदर जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रेट जो होगा दैट इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई। एक रेट होता है, सपोज मैं मान लेता हूं 10 to 12% आरबीआई ने बोला, 10 से आप लोग 12% तक का लोन ले सकते, मतलब इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। सो रेस्ट डिपेंड ऑन द बैंक्स कि कितने पे वो लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। एंड देयर इज अ इशू लाइक, ये चौथा एक फंक्शन है कि जो लोन है, दैट लोन शुड बी अवॉर्डेड प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी पर्सन, नॉट फॉर ओनली टू द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन। सिर्फ जो फायदा पहुंचाने वाले ट्रेडर या बिजनेसमैन हो, सिर्फ उन्हीं को लोन नहीं चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है या आरबीआई चाहती है कि लोन उन सबको दिया जाए जिनको इनकी जरूरत है, ठीक है। सो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, जिसमें मैंने बोला था टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो उनको लोन मिलता है, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, ओके।